गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की तैयारी जेपीएससी की अच्छी चल रही होंगी। मैं आज आप लोगों के सामने जेपीएससी का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। सिलेबस इतने अच्छे तरीके से डिस्कस करूँगा क्योंकि सिलेबस अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि सिलेबस आपके ज़ुबान पे होनी चाहिए। अगर सिलेबस आपकी ज़ुबान पे है तो आप यकीन मानिए कि वहीं पे आपकी आधी तैयारी हो जाती है। तो इसीलिए आप सिलेबस को एक बार अच्छे से डिस्कस कर लीजिए, फिर आप देखिए कि पढ़ने में कितना मज़ा आता है। तो मैं आज आप लोगों के सामने पूरी सिलेबस को अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ। बस आप लोग 10-15 मिनट का समय दीजिए, फिर आप लोग देखिएगा कि इस सिलेबस डिस्कशन से आपको क्या फ़ायदा हुआ है। चलिए, मैं सबसे पहले जेपीएससी 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। पीटी होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। पीटी में 2 पेपर होता है। एक होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जिसमें कि ऑल ओवर आपको पढ़ना पड़ता है, चाहे वह हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो या फिर एग्रीकल्चर हो या करेंट हो, खेल हो, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन पेपर 2 जो है वह फुल्ली झारखंड पे डिपेंडेंट है। तो चलिए, पेपर 1 जो है वो 100 क्वेश्चन का रहता है और उसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है और टोटल 200 मार्क्स का होता है। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में जो है वह कितने मार्क्स का हुआ? 2 मार्क्स का हुआ। तो इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है और इसमें जेपीएससी में जो है वह नेगेटिव नहीं रहता है। मीन्स कि आप अगर कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन में तो उसको भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव जहाँ पे होता है वहाँ पे दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप पढ़े हुए हैं और अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है तो आप यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीलिम्स का जो भी आपका सिलेबस है उसके बारे में। तो इसमें प्रीलिम्स में बताया गया है कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो 15 क्वेश्चन आपको फुल्ली तरह से डिफाइन किया हुआ है कि कहाँ से कहाँ कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्राचीन काल जो है, प्राचीन भारत का इतिहास, वहाँ से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। मध्यकालीन भारत है, वहाँ से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। इसी तरह आधुनिक भारत है, वहाँ से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए, सिर्फ प्राचीन भारत का इतिहास कह देने से बात ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि आपको ऐसा सिलेबस तो सभी को याद होता है, लेकिन उस प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, अगर वो आपके ज़ुबान में आज आ गया तो समझ लीजिए वहीं पे आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिल चुका है। मीन्स कि प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग को मेनली क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहली चीज़ है आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक बार आप पढ़ लीजिएगा। वहाँ से देखिए, अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है। पहले ये पूछा जाता था कि हड़प्पा की खोज किसने की, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की, लेकिन वो दौर अब ढल चुका है। अब यहाँ से आपको सांस्कृतिक पाठ उठाया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, कि मीन्स कि वहाँ का समाज क्या था, वहाँ का वर्ग कैसे डिफाइन था, उन लोगों की आर्थिक गतिविधि कैसे चलती थी, ये सारा क्वेश्चन अब बनता है। तो यहाँ पे आपको हड़प्पा पढ़ना है। हड़प्पा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किस नदी के किनारे है, ये सब वाला मामला, कहाँ पे क्या मिला है, ये सब पार्ट पूछा जाता है। ठीक है, हड़प्पा के बाद आपको क्या पढ़ना है, तो वैदिक काल पढ़ना है। वैदिक काल में दोनों, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। हड़प्पा से अगर ना भी पूछे, लेकिन वैदिक काल से एक प्रश्न गारंटी के साथ रहेगा। ठीक है, इसी के बाद आपको अगर धार्मिक वाला मामला देखना है तो बौद्ध और जैन को देख लेना है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, मिलाने के लिए पूछ देता है ना कि ईसाई धर्म के बारे में पूछ देगा, इस्लाम धर्म के बारे में पूछ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का हल्का एक बार ब्रीफ स्टडी आप इसको भी कर लीजिएगा, लेकिन बौद्ध जैन को अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जैन के बारे में कहा जाता है, जैन धर्म के बारे में, कि जो झारखंड है वह जैन का क्या है, मक्का है। अब झारखंड में जैन का मक्का बोला जाता है, मीन्स कि एकदम पवित्र स्थान जैन के लिए, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मौर्य काल पढ़ना है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ में से अगर देखिए, काहे कि मेंस का भी सिलेबस इसी से भी हूबहू मिलता जुलता है। अगर कोई बच्चा
अगर चाहे कि हम मेंस में प्राचीन भारत का इतिहास लिखे तो उसमें से क्या है कि मौर्य काल से एक क्वेश्चन रहता ही है लिखने के लिए। तो इसलिए मौर्यकालीन जो व्यवस्था है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मौर्य के बाद आप आ जाइएगा ब्राह्मण साम्राज्य में। अब ब्राह्मण साम्राज्य में क्या है कि देखिए, पहले हड़प्पा आया, हड़प्पा के बाद वैदिक आया, वैदिक के बाद जो बौद्ध जैन आया, धर्म सुधार आंदोलन आया, उसके बाद से फिर ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना होती है और वहीं से अब जाति व्यवस्था हमारे यहाँ देखने को मिल रही है। तो वहाँ से आपको ब्राह्मण साम्राज्य में क्या क्या पढ़ना है, शुंग के बारे में पढ़ना है, शुंग वंश के बारे में, कण्व वंश के बारे में पढ़ना है, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कुषाण वंश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। शक है, कुषाण है, क्योंकि यहाँ से जो सांस्कृतिक पार्ट है, सिक्के का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ, ये सब वाला मामला जो होता है यही सब में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग संगम वंश के बारे में देखेंगे। संगम वंश एक्चुअली में दक्षिण भारत का इतिहास है, ठीक है। दक्षिण भारत में जो उस वक्त समानांतर चल रहा था जो व्यवस्था, वह दक्षिण भारत में चल रहा था और उसमें भी पढ़ना है, क्योंकि दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण साम्राज्य जो है वह फुल्ली दक्षिण भारत से ही उत्तर भारत में आया है। तो इसलिए आपको दक्षिण भारत का इतिहास में ये सभी के बारे में पढ़ना है, चाहे वह शुंग हो, कण्व हो, चेदी हो, सातवाहन हो, इन सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे संगम साहित्य में जो है, संगम साहित्य वाला मामला जो है, यहाँ से सांस्कृतिक पार्ट वाला ही क्वेश्चन उठेगा, ठीक है। कि मीन्स कि प्रथम जो संगम साहित्य हुआ था वो कब हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। वहाँ जनरली राजा का नाम नहीं पूछेगा, ये चीज़ को याद रखना आपको, ठीक है। और इसी तरह फिर दक्षिण भारत में जो है, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न मेंस में उठता है, ठीक है। मेंस में क्या है कि चोल से हर हाल में प्रश्न रहता है, चाहे आप जेपीएससी का अभी तक 2 एग्जाम हो चुका है, दोनों में देख लीजिएगा तो चोल वंश से क्वेश्चन उठाता ही है, चाहे वो छठा जेपीएससी देखिए या 7वां जेपीएससी देखिए, सभी में मेंस में एक क्वेश्चन लिखना रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम मेंस में प्राचीन भारत का इतिहास लिखें तो उसके लिए आपको क्या है, अभी से ही लग जाना है हल्का फुल्का। और अभी जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें से अभी आप फैक्ट कम से कम याद करते चलिए, जिससे कि मेंस में आपको कम टाइम मिले और उसमें भी अपनी तैयारी को अच्छे आयाम तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको चोल देखना है, वाकाटक देखना है, पल्लव देखना है, राष्ट्रकूट देखना है, चालुक्य और काकतीय। लेकिन अगर आप सबसे मेन अगर हमसे पूछा जाएगा कि किसको देखना है तो आप चोल को किसी भी हालत में मत छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा ही। तो इस तरह से प्राचीन भारत का इतिहास का यही आपको जुबान में जो याद रखने वाला सिलेबस है ये सब है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ बोल देने से कि प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, भैया प्राचीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है उसको जानना है ना। तो प्राचीन भारत के इतिहास में यही सबको पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए इसी तरह हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। अब मध्यकालीन, तो मध्यकालीन हम लोग का क्या होता है, हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु होती है और उसी से हम लोग का क्या होता है, मध्यकाल का भारत स्टार्ट हो जाता है। और औरंगजेब की मृत्यु जब होती है तो वहाँ तक का पीरियड को हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास कहेंगे। अब मध्यकालीन भारत में हम लोग को क्या क्या देखना है, तो सर्वप्रथम हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे अरबों का आक्रमण देख लीजिएगा। अरबों का आक्रमण देखने के बाद मोटा मोटी ये दिल्ली सल्तनत देखना है, उसके बाद मुग़ल देखना है, उसके बाद जो मेरा दक्षिण भारत वाला जो मामला है, बहमनी है और ये सब, तो वो सबको हम लोग को देखना है, ठीक है। और उत्तर मुग़ल कालीन वाला मामला भी जो है, जो मेरा जैसे मुग़ल जो हम तो बोल दिए कि मुग़ल जो ख़त्म होता है 1707 में, वहाँ से फिर उत्तर मुग़ल शुरू होता है, तो वो पार्ट से भी क्वेश्चन बनता है। और अगर मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन इधर से बना तो समझ लीजिए कि 1 से 2 क्वेश्चन उत्तर मुग़ल कालीन तरफ से रहता है। और अब वो दौर नहीं रहा कि बाबर कैठ युद्ध लड़ा, हुमायूं कितना युद्ध लड़ा, हुमायूं किससे हारा, भैया ये सब क्वेश्चन का पूछने का अब ज़माना टल चुका है। इसलिए अब आपको सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक पार्ट को देखना है, ठीक है। मीन्स कि उसका समाज कैसा था, आर्थिक गतिविधि कैसा था, उसमें व्यापार का मामला कैसे चल रहा था,
ये सब मामले को हम लोग को फोकस करना है, ठीक है। तो इस तरह से मध्यकालीन भारत हुआ, और यहीं से अब हम लोग का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है 5 नंबर का, ठीक है। तो यह 5 का प्रश्न आएगा आधुनिक भारत का इतिहास। और इस आधुनिक भारत में इतिहास में उत्तर मुगल काल के बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ से ज़रूरी नहीं है, आप कांग्रेस की स्थापना से देखिए, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना जैसे ही 1885 में होती है, वहाँ से देखिए आप एकदम देख लीजिएगा ये गवर्नर जनरल जो है, ये सब के बारे में, क्योंकि एक क्वेश्चन वहीं से रहता है कि इस कार्यकाल में कौन सा गवर्नर जनरल था, ठीक है। बाकी जो भी संस्था बना था आज़ादी दिलाने के लिए, वहाँ से एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो आज़ादी में फिर ये अंग्रेज वाला जो मामला है कि अंग्रेज लोग जो कभी कभी जैसे पहले गवर्नर रखे, फिर गवर्नर जनरल रखे, फिर वायसराय कर दिए, तो ये सब मामला, सबका कार्यकाल आपको मोटा मोटी याद रखना, अगर पूरा पूरी नहीं होता है तो मोटा मोटी। और ये जो गवर्नर जनरल वगैरह जो है या वायसराय जो हैं, उनके दौरान क्या क्या काम हुआ था सामाजिक सुधार को लेके, उन सब से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये सब को, और जो भी पत्र पत्रिका जो भी उस वक्त पब्लिश हुआ, किसके द्वारा हुआ, ठीक है। तो ये सब के बारे में आपको आधुनिक भारत के इतिहास में क्या करना है, जोर देना है, क्योंकि प्रश्न यहीं से रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 15 प्रश्न आपको इतिहास से पूछा जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब 10 प्रश्न जो है हम लोग को भारत के भूगोल से पूछा जाएगा। अब इस 10 प्रश्न में देखिए, सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल से हमको 3 प्रश्न पूछा जाएगा। अब सामान्य भूगोल में कि वर्षा का पैटर्न क्या है, वर्षा कैसे होता है, उष्मागतिकी क्या है, ठीक है, अर्थात ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये वाला जो सिंपल सामान्य जो भूगोल आप लोग देखिएगा, ये वाला पार्ट कुछ कुछ आपको क्या होगा, ज्योग्राफी वाले, ज्योग्राफी बोल रहा है सॉरी, ये साइंस वाले पार्ट में भी हेल्प करेगा, क्योंकि देखिए साइंस और ज्योग्राफी एक दूसरे का मिला जुला रूप है। क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले फिजिक्स की जानकारी होनी चाहिए, अगर फिजिक्स की जानकारी आपको है तो ज्योग्राफी आसानी से समझ में आने वाला है। क्योंकि वर्षा का पैटर्न अगर आपको देखना है तो वर्षा कैसे होती है, तो भैया जब टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर के बाद वाष्पन की क्रिया होगी, वाष्पन की क्रिया होने के बाद संघनन की क्रिया होगी, और वही संघनन की क्रिया जब होगी उसके बाद बारिश होती है। तो वो बारिश कहाँ से कैसे हुई, ये सब हमको फिजिक्स से जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ये पार्ट को अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ से समझ लीजिए कि आपका 2 चीज़ कंप्लीट हो रहा, एक साइंस वाला पार्ट और प्लस एक जो है सामान्य भूगोल वाला पार्ट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड पार्ट जो है वह भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल से 3 प्रश्न रहने वाला है। अब यहाँ से 3 प्रश्न भौतिक मतलब फिजिकल, जो भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे हम लोग क्या है, पहाड़ को देख सकते हैं, छू सकते हैं, झील को देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, जो अभयारण्य वगैरह है ये सब को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी हासिल करना है, ठीक है। और यहाँ से 3 प्रश्न रहेगा, ठीक है। यहाँ जनरली अब सजाने वाला चीज़ देता है, जैसे यूपीएससी में देता है ना कि बताइए ये पहाड़ों का क्रम या चोटियों का क्रम पूरब से पश्चिम क्या है, उत्तर से पूरब क्या है, तो इस तरह से सजाने वाला देता है। तो यहाँ पे भौतिक भूगोल के बारे में एक बार आप मैपिंग अच्छे से कर लीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपका किसी भी हालत में नहीं छूटने वाला है। अब देखिए आर्थिक भूगोल, भूगोल को 4 पार्ट में बांटा गया था, सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, और एक है सामाजिक और जनांकीय भूगोल, ठीक है। तो हम लोग आर्थिक भूगोल के बारे में देख रहे हैं। तो आर्थिक भूगोल से 2 क्वेश्चन रहने वाला है। अब आर्थिक में क्या पढ़ना है, तो आर्थिक में दोस्तों यहाँ पे जो भूगोल में हम लोग क्या हुआ, उत्पादन वगैरह जो किए हैं, तो वह उत्पादन का व्यापार किससे कर रहे हैं, वह व्यापार का एमएसपी क्या हो रहा है। अब ये वाला पार्ट जो पढ़िएगा ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे दोनों में आपको फायदा करेगा, ठीक है। क्योंकि एमएसपी वगैरह जो पूछा जाता है, या जैसे आपको व्यापार वगैरह में कि हाँ चावल का पिछले बार कितना उत्पादन हुआ, कौन सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, कौन आयात करता है, तो ये सब क्वेश्चन आपको आर्थिक भूगोल में मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे उद्योग से संबंधित वाला मामला को हम लोग को देखना है आर्थिक वाले में, ठीक है। इसी तरह सामाजिक और जनांकीय। अब देखिए जनांकीय मतलब जनसंख्या वाला मामला जो है, जनसंख्या से एक क्वेश्चन रहेगा, और सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक में क्या, सामाजिक भूगोल में क्या देखना है, तो सामाजिक भूगोल में आपको जनजाति देखना है, पूरे भारत की जनजाति,
कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, जैसे उरांव कहाँ पाई जाती है, लेप्चा कहाँ पाई जाती है, भूटिया कहाँ पाई जाती है। इस तरह से जनजाति आपको डायरेक्ट पूछ देगा। पिछले ही बार जब पीएससी में देखिए 2 क्वेश्चन था यहीं से, ठीक है, लेकिन हमेशा क्या रहता है, और जनसंख्या से 1 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन उसको करंट वाला मामला लगा के, नहीं तो यहाँ से एक्चुअल में पूछने का कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। लेकिन जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या एक करंट का भी पार्ट हो जाता है और एक इस ज्योग्राफी का भी पार्ट हो जाता है, तो इस तरह से ये दोनों जगह आपको पढ़ना है। अगर ये जनसंख्या अभी आप लोग पढ़ लेते हैं तो वो आपका करंट वाला मामला भी सही से हो जाएगा, ठीक है। तो सामाजिक में आपको रहन सहन, उसकी संस्कृति के साथ साथ जनजातीय व्यवस्था को देखना है, ठीक है, कि कौन सा जनजाति लोग कहाँ पे वास करता है और उसकी भाषा क्या है, और उसका जो वैवाहिक पद्धति वगैरह है, या वो लोग कुछ खास तरह से खेती वगैरह करते हैं, उसके नाम के बारे में जानकारी हासिल करना है, ठीक है। ये इतना ही, बस 3 चीज़ पढ़ लीजिएगा, यहाँ से 1 क्वेश्चन कन्फर्म है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इतिहास और भूगोल देख लिए। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटी, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रशासन, ठीक है, शासन। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि देखिए भारत का संविधान से 4 प्रश्न रहेंगे। अब भारत का संविधान कह देने से भैया संविधान में क्या पढ़े, तो संविधान में मुख्य फोकस आप किस पे कीजिएगा, मौलिक अधिकार पे कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार के बाद आप नीति निर्देशक पे कीजिएगा, ठीक है, संविधान के स्रोत पे कीजिएगा, उसके बाद आप राष्ट्रपति पे कीजिएगा, उसके बाद लोकसभा पे कीजिएगा, लोकसभा राज्यसभा पे कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद निर्वाचन आयोग पे कीजिएगा, वित्त आयोग पे कीजिएगा। अब वित्त आयोग यहाँ भी पढ़िएगा, और मेंस में ये सब टॉपिक जो मेंस में अभी देख रहे हैं, ये सब पीटी में, ये सब मेंस में आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन लिखने वाला रहता है। तो अभी अगर आप फैक्ट पढ़ लेते हैं तो उस वक्त सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करने से आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ से जब पढ़ लीजिएगा ना भारत का संविधान और जो जो टॉपिक बताए, तो यहाँ से कंफर्म है कि 4 क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन आप लगा के आइएगा। अब देखिए यहाँ पे लोक प्रशासन और सुशासन है, तो लोक प्रशासन में ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोक प्रशासन और सुशासन मिला के 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सुशासन में 1 क्वेश्चन आपको, जैसे आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि पढ़ने के दौरान हम लोग को क्या क्या ज़रूरत पड़ता है फॉर्म भरने के लिए, कास्ट की ज़रूरत पड़ती है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, और इसी तरह इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो ये सब को जो टाइमली बनाने वाला जो सिस्टम है उसी को सुशासन कहते हैं, ठीक है। मीन्स कि हर वो टाइम पीरियड में जो काम किया जाए, जिसमें बिना किसी देरी के वो काम समय पे हो, उसे ही सुशासन कहते हैं। तो ये सुशासन वाला पार्ट एक बार देख लीजिएगा, दोबारा उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन के लिए आपको माथा लगाना नहीं है, इसको आप माइनस करके चलिए, क्योंकि लोक प्रशासन के लिए बहुत मोटी मोटी बुक है। अब उतना पढ़ के आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन वहाँ से मिलने वाला है, बाकी जो करंट टाइप का जो डेटा होता है वहीं से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए इसको छोड़ के ही चलिए, सिर्फ सुशासन वाला पार्ट को देख लीजिएगा। और लोक प्रशासन में मोटा मोटी कोई जो डेफिनेशन दिया है, जैसे पोस्टकॉर्प कौन दिया है, या कौन लोक प्रशासन में लोक शब्द का क्या अर्थ है, इस तरह से जो मामला है उसको सिर्फ आपको जानने की ज़रूरत है, बाकी इसमें घुसना नहीं है अंदर, ठीक है। जब मेंस आएगा तो मेंस में यहाँ डिटेल पढ़ाया जाएगा। चलिए, इसी तरह पॉलिटी का तीसरा भाग जो है वो विकेंद्रीकरण जो हमारे राष्ट्रपिता है उनकी एक महत्वाकांक्षी क्या थी, महत्वाकांक्षी आकांक्षा थी कि हम इस भारत को विकेंद्रीकृत राज्य बनाएंगे, अर्थात लोगों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करेंगे। और इसी के तहत हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण का व्यवस्था अपनाया गया। और उस विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, 2 चीज़ पढ़ना है, पंचायत और नगर पालिका पढ़ना है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से मोटा मोटी क्या है, लगभग 40 आर्टिकल होता है, ठीक है। 35-40 को आर्टिकल पढ़ना है, वो एक बार अगर पढ़ा देंगे, और अगर उतना नहीं आया तो प्ले लिस्ट में जाके एक बार इन दोनों को देख लीजिएगा,
सिर्फ आधे घंटे का वीडियो है और कंफर्म है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और सिर्फ आर्टिकल से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आर्टिकल से एक क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन हो सकता है कि वो जो कमेटी बना है, जो समिति बना है, इन दोनों से रिलेटेड वहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से भारतीय राज्य व्यवस्था से भी 10 प्रश्न रहेंगे और 10 प्रश्न में आसानी से आप कितने प्रश्न उठा सकते हैं? लगभग 7 से 8 प्रश्न आप आसानी से सही कर सकते हैं। चलिए, सबसे मेन टॉपिक जो है जहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट को दिक्कत है वह है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में क्या क्या हम लोग को देखना है, तो उसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स है आर्थिक और टिकाऊ और धारणीय विकास। टिकाऊ को ही धारणीय कहते हैं। यहाँ से कितना क्वेश्चन रहने वाला है? 10 क्वेश्चन टोटल रहने वाला है। लेकिन इस इकोनॉमिक्स को भी 3 पार्ट में बांट दिया है। क्या बांट दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे, और तीसरा पार्ट में आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, यहीं पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण में हम पढ़े तो पढ़े, क्या पढ़े? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एकदम सटीक चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ वही पढ़ना है। आधारभूत लक्षण में आपको जो अर्थव्यवस्था का 3 सेक्टर है, ठीक है, 3 सेक्टर है, उस 3 सेक्टर को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 3 सेक्टर में क्या क्या है? प्राथमिक सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यही तीनों क्षेत्र मिलके पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को क्या किए हुए हैं? अपने ओर समाहित किए हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान लगा लीजिएगा, हो सकता है कि बहुत कोई जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे वहाँ पे वो लोग क्या हो, बहुत सारे कि कौन क्या थ्योरी दिया, तो थ्योरी पे फोकस करते हैं। दोस्तों, अब थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आने, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यहाँ आपको अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर समझिए। अर्थशास्त्र का अध्ययन जो होता है वह पूरी तरह से एक सामाजिक वैज्ञानिक पद्धति पे अध्ययन किया जाता है। उसमें कौन सा वैज्ञानिक क्या कहा, कौन सा अर्थशास्त्री क्या कहा, हूबहू उसका कोड करना होता है। लेकिन अर्थव्यवस्था ऐसी चीज़ होती है जो हमारे आसपास की घटित जो घटनाएं हैं, जो होने वाली क्रियाएं हैं, उन सबको अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यही अर्थव्यवस्था से हम लोग को क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। और इतना संस्था उम्मीद रखता है कि हम लोग एक सभ्य नागरिक होने के नाते हम लोग ये अर्थव्यवस्था का जो सामान्य लक्षण है उसको जान सके, इसीलिए ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों सेक्टर को पढ़ना है। साथ ही साथ हम लोग को क्या क्या 2-3 चीज़ और पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक है धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे। अब धारणीय विकास में देखिए, धारणीय विकास में हम लोग जो उधर पर्यावरण वगैरह देखे थे ज्योग्राफी में, तो वही पर्यावरण की क्षति को पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए हम लोग को आर्थिक विकास को सुदृढ़ करना है, वही धारणीय विकास है। मीन्स कि विकास को करना है, ये कन्फर्म है, विकास करना ही है, लेकिन किसके क्षति पे नहीं करना है? पर्यावरण के नुकसान पे नहीं करना है। मीन्स कि पर्यावरण को बचाते हुए आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, ठीक है। तो इसी को धारणीय विकास कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, पर्यावरण से संबंधित कहाँ कहाँ सम्मेलन हुआ, ठीक है, कब कब क्या क्या कदम उठाया गया, इसके बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब आर्थिक मुद्दे में 2-3 चीज़ पढ़ना है, ठीक है। आर्थिक मुद्दे में हमको राष्ट्रीय आय पढ़ना है, बैंकिंग सेक्टर पढ़ना है, ठीक है, और निवेश वगैरह, आयात निर्यात, ये सब पढ़ना है। किसमें? आर्थिक मुद्दे में पढ़ना है। अब देखिए, ये आर्थिक मुद्दे में हमको ये सब भी पढ़ना है, और यहाँ पे नीचे वाले जो तीसरा टॉपिक है उसमें भी यही सब रिपीट होगा, ठीक है। मीन्स कि ये दोनों में कर दिया, ओवरलैपिंग हो गया है ये टॉपिक, इसलिए यहाँ पे घबराना नहीं है कि इसके लिए क्या पढ़े और इसके लिए क्या पढ़े। दोस्तों, दोनों एक ही चीज़ है। जब आर्थिक सुधार आप पढ़ने लगिएगा तो आर्थिक सुधार के लिए क्या क्या नियम बनाया गया है, आर्थिक सुधार कब से शुरू हुआ है, कौन सी पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई है,
ये सब भी क्वेश्चन, क्योंकि इस बार पीजीटी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इस बार जो जेपीएससी हुआ जो बैकलॉग का, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से। इसलिए आपको पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था में पढ़ना है, राष्ट्रीय आय पढ़ना है, ठीक है, वित्त आयोग वगैरह पढ़ना है, और बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंक का विकास वगैरह ये सब पढ़ना है, ठीक है। अब वैश्वीकरण में, वैश्वीकरण का मतलब होता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व के सापेक्ष कैसा है, उसी का अध्ययन करना है, ठीक है, सिर्फ अपने आप में। जैसे क्या है कि हो सकता है कि मान लीजिए किसी घर में 4 बच्चे हैं, अब 4 बच्चे में किसी को अल्फ़ाबेट याद नहीं है और एक बच्चे को अल्फ़ाबेट याद है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो बहुत तेज है? इन चारों बच्चों में तेज है ये, ठीक है, तेज है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत तेज है, ठीक है, क्योंकि और बच्चों से कंपेयर किया जाएगा तब हम बोल सकते हैं कि तेज था। लेकिन सिर्फ अपने घर के मामले से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसको तेज नहीं कहेंगे। इसी तरह सिर्फ हम अपने आप में विकास कर लेंगे, हो सकता है मेरे पास 10 रुपये था अब 15 रुपये है तो हम विकास कर गए, ऐसा नहीं हो सकता है कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा कि क्या रुपए का वैल्यू वही है और क्या रुपए का वैल्यू डॉलर के हिसाब से हम लोग का क्या मजबूत हो रहा है, उससे कंपेयर करके हम लोग को देखना है, तब हम बोलेंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति जो है वह सुदृढ़ अवस्था में पहुंच रही है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का आर्थिक विकास से कितने क्वेश्चन हो गया, अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ भी अगर आसानी से स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई किया जाए तो 6 से 7 क्वेश्चन एकदम इजीली, नॉर्मल बच्चा जो एवरेज है ना उसके बारे में बता रहा है, और जो थोड़ा सा जानकारी रखे हैं तो वो तो 8 से 9 क्वेश्चन किसी भी हालत में सही कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवा टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अब देखिए यहाँ पे पूरा विज्ञान पढ़ के आपको कितना लाना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 15 क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन में जो जनरल विज्ञान है, जनरल साइंस है, वहाँ से 6 प्रश्न पूछेंगे। अब यहाँ पे इस 6 प्रश्न में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह बायो से पूछा जाता है, ठीक है। तो बायो को आपको ज़्यादा पकड़ना है और फिजिक्स को उसके बाद पकड़ना है, और उससे कम क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो केमिस्ट्री से पूछा जाता है। मीन्स कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो बायोलॉजी का है, ठीक है। तो इसलिए बायोलॉजी को आपको ज़्यादा फोकस करना है। बायोलॉजी का बहुत सारा सेक्टर है, जैसे कि आपको पूरा जो विटामिन है, ठीक है, श्वसन तंत्र की क्रिया है, या जो बीमारी है, बीमारी किससे होती है, उसका लक्षण क्या है, किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है, ये सब मामले में, या कौन सा अंग बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सब वाला मामला जो है यहाँ पे पूछा जाता है। बहुत अंदर घुसता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरा एकदम पूरा से आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है, सिर्फ सामान्य जानकारी हासिल करना है, और इसी सामान्य जानकारी से ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सामान्य जो चीज़ होता है, जो हर नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि इसकी समझ होनी चाहिए, तो वही प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो ये 3 चीज़ को आपको पकड़ना है। उसके बाद कृषि और तकनीकी विकास, मीन्स कि कृषि के विकास में कौन कौन सा टेक्नोलॉजी आवश्यक है और कैसे हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, और बिना स्वास्थ्य की हानि किए हुए उसे कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, यही सब के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। और यहाँ से भी 6 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसका नोट्स बहुत ज़्यादा होता नहीं है, मुश्किल से 25 से 30 पेज होता है, और वहाँ से आपको 6 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर आपके पास किसी भी मार्केट में कोई भी बुक है तो उससे आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है सूचना और संचार तकनीक। सूचना और संचार तकनीक मीन्स कि आपको जो भी है सूचना और संचार तकनीक मीन्स कि कंप्यूटर और जो भी करंट वाला मामला है वो सबको मिला के ही यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी आसानी से आप 10 से 12 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग 6ठा, ठीक है। ये झारखंड से जुड़े प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। झारखंड का क्या क्या,
इतिहास है, समाज है, संस्कृति है, विरासत से जुड़ी सामान्य अभिरुचि। यहाँ पे झारखंड का इतिहास से एक क्वेश्चन रहेगा, बाकी ये सामाजिक, सांस्कृतिक और विरासत वाला जो पार्ट है, मीन्स कि कौन सा किला कहाँ पे है, कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है, ये सब वाला मामला, और जो भी जनजाति वगैरह है, जनजाति का रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, ये सब के भाषा, लिपि, ये सबसे प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा एकदम पूरा हिस्ट्री से उठा के कि मध्य पाषाण काल में क्या मिला, उत्तर पाषाण काल में क्या मिला, नव पाषाण काल में क्या मिला, वैदिक काल में क्या मिला, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक पार्ट को ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको झारखंड से, तो अगर झारखंड में आप लोग अच्छा कमांड कर लेंगे तो यहाँ से 10 में से 10 प्रश्न आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट है वह करंट वाला पार्ट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स का कोई भी बुक उठा के और उसमें आपको पढ़ना है। उसमें भी आपको जैसे कोई सम्मेलन कहाँ पे हुआ, कोई खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ, कौन सा उसमें अव्वल था, कौन सा कम था, ये सबको आपको जानकारी हासिल करना है। ठीक है, फिर कोई भी आपका कोई इंडेक्स वगैरह है तो इस इंडेक्स में प्रथम कौन है, अंतिम कौन है और भारत की उसमें रैंकिंग क्या है, तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, करंट वाले में तो करंट में 15 क्वेश्चन है, तो आप करंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसका वेटेज अच्छा खासा है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि करंट में आपको कोई फिक्स पैरा नहीं है कि यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है कि फिजी में कोई नया डेलीगेट का कोई किसी का नियुक्ति हुआ है वो पूछ दे, हो सकता है चिल्ली से पूछ दे, तो ये सब का कोई फिक्स नहीं है। हमसे हो सकता है हम राष्ट्रीय वाला ध्यान दे के गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय वाला उठा के पूछ दिया, तो इसलिए ये फिक्स पैटर्न पे नहीं है, इसलिए इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर ना मन करे तो इसे थोड़ा लाइट लेके आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जो बहुविविध प्रकृति के प्रश्न हैं, इसमें आसानी से आप पूरे के पूरे 15 नंबर उठा सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। इसमें देखिए टोटल 8 पार्ट में बांटा गया है सिलेबस को। ठीक है, ये विविध वाले में जो 15 क्वेश्चन है उसमें से 8 पार्ट में बांट दिया है। अब मानवाधिकार है, तो मानवाधिकार दोस्तों 2 पेज का मामला है। 2 पेज से आपको कंफर्म जान लीजिए कि एग्जाम में 2 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, उधर भी हम लोग देखे थे धारणीय विकास वगैरह में जलवायु परिवर्तन के बारे में कि जलवायु परिवर्तन से क्या हमारे धारणीय विकास को क्या क्षति हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये सब के बारे में। तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन टॉपिक हो जाता है दोनों में। ठीक है, तो इसलिए ये आसानी से यहाँ से भी आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। नगरीयकरण जो है वह 2 पेज का ये मामला है, यहाँ से आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे खेलकूद, तो खेलकूद में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये सभी का मामला आता है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आप झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ झारखंड के खेल खिलाड़ी पढ़ के और खेलकूद से हम 2 प्रश्न कर लेंगे। यहाँ से 2 प्रश्न रहने वाला है, और ये 2 प्रश्न के लिए आपको खेलकूद तीनों चीज़ का देखना होगा। वो झारखंड का भी देखना हो, खास फोकस झारखंड को करना है, लेकिन पूरी तरह से उसी में डिपेंडेंट हो जाना है ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपदा प्रबंधन है, क्योंकि आपदा अभी पढ़ लीजिएगा तो ये मेंस में डायरेक्ट लिखने वाला टॉपिक आएगा, तो उसमें आपको आसानी होगा। ठीक है, उसके बाद गरीबी बेरोजगारी, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ने लगिएगा ना, राष्ट्रीय आय वगैरह पढ़िएगा, बहुआयामी गरीबी वगैरह पढ़िएगा, तो उसमें ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ से भी आसानी से आप प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद पुरस्कार वगैरह देख लीजिएगा, यहाँ से 2 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और उस संगठन में देखिए 2 नाम एकदम फिक्स कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ, जैसे ब्रिक्स हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया, ये सब के बारे में, आसियान हो गया, सार्क हो गया, ये सब के बारे में आपको क्या क्या जानना है कि उसका सम्मेलन कब हुआ था, स्थापना कब हुई, कितने सदस्य हैं, ये सब के बारे में जानना है। और भारत में द्विपक्षीय व्यापार का मामला क्या चलता है इन लोगों के साथ, ये सबको फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट पेपर के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। अब सेकेंड पेपर के बारे में हम लोग कल हासिल करेंगे। ठीक है, कल हम लोग सेकेंड पेपर का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए
इजाज़त दीजिए। चलिए बाय बाय।